आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पहाड़ों में घूमना किसे नहीं पसंद आता है। कौन नहीं चाहेगा कि आप अपने घर से दूर किसी पहाड़ में एक कैंप लगाकर रात भर आग जलाकर बस पूरी रात ठंडी में गाने का लुत्फ उठाएं। मगर हर किसी को लुत्फ ही लुत्फ नहीं मिलता। हरीश और विपुल दोनों ही बाइकर बेंगलोर में काम करते करते ऊब जाते हैं और फिर कंपनी में 1 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन दे वहां से अपने बाइक लेकर निकल चलते हैं ऋषिकेश के लिए। पूरे 2 दिन तक लगातार बाइक चलाते हुए दोनों ऋषिकेश में जाकर एक रात रुकते हैं। अगली सुबह वहां से नारकंडा के लिए निकल चलते हैं। नारकंडा पहुंचने में उनको लगभग शाम हो गई। बीच बीच में कई एक जगह पर वहां पर रुकते हुए पहुंचते हैं। हर साल तो होटल में ही रुकते आए थे, इस बार खुद का टेंट लिए निकल पड़े थे। कुछ नया करने की चाह थी, इसलिए वहां की आबो हवा में खुली आसमान के नीचे रुकना चाहते थे। अंधेरा होने से पहले पहले दोनों नारकंडा तो नहीं पहुंच पाते हैं, मगर नारकंडा से लगभग 25 किलोमीटर दूर पर ही उन्होंने रुकने का फैसला किया। दोनों ने बाइक वहीं लगाकर पहले अपना टेंट लगाया। 2 छोटे छोटे टेंट, बीच में आग जलाकर उसी पर पानी गर्म करके मैगी बनाकर खाने बैठते हैं। रास्ते में मिले हुए नज़ारों को देख दोनों ही बहुत खुश थे। दिसंबर का महीना और बर्फ ही बर्फ से पूरे पहाड़ों पर एक सफ़ेद चादर जैसा होने लगता है। खाने पीने के बाद दोनों ही अपने टेंट में चले जाते हैं। अपने अपने टेंट में बुक लैंप लगाकर किताब पढ़ते रहते हैं। सुबह का इंतज़ार दोनों को ही था, क्योंकि जिस जगह उन्होंने कैंप लगाया था वो शहर बस्तियों से काफ़ी दूर पहाड़ी पर था। सुबह में कैसा नज़ारा होगा, दोनों के अंदर इसका कौतूहल था। बाहर में जलती हुई आग इनकी थी और उनकी रोशनी टेंट के भीतर से समझ में आ रही थी। वहाँ का तापमान गिरते गिरते 7 डिग्री पहुँच चुका था। खुद पर पूरी तरह से लपेटे हुए दोनों टेंट में खुद को लॉक किए हुए थे। रात में उठना न पड़े, इसलिए पहले से ही सारे इंतज़ाम दोनों ने कर लिए थे। जलती हुई आग तो ख़त्म हुई, वहाँ रखी इमरजेंसी लाइट की रोशनी टेंट के भीतर से समझ में आ रही थी। एकदम से हरीश को अपना नाम सुनाई दिया, मानो विपुल ने आवाज़ दिया हो। हरीश ने देखा तो उसके टेंट के बाहर कोई एक काली सी परछाई खड़ी थी। परछाई से इतना तो समझ में आ रहा था कि वो विपुल नहीं है। खैर 3 बार हरीश को आवाज़ देकर वो परछाई वहाँ से चली गई। हरीश ने डर के मारे टेंट ही नहीं खोला। उस परछाई के जाने के बाद हरीश अपने टेंट से ही विपुल को आवाज़ लगाता है, पर हवा तेज होने की वजह से विपुल को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। हरीश को हिम्मत नहीं होती कि इतनी रात में वो बाहर निकल सके, इसलिए अपने टेंट में ही बैठा रहता है। किताब पढ़ते पढ़ते न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। सुबह के उजाले के साथ ही साथ दोनों टेंट से बाहर निकलते हैं। तभी विपुल हरीश से बोलता है, इतनी रात को टेंट के बाहर क्या कर रहा था और मुझे आवाज़ क्यों दे रहा था? इस पर हरीश बोलता है, यही तो मैं तुझसे पूछने वाला था कि मुझे आवाज़ क्यों दे रहा था। सीधा टेंट में आ सकता है तू। इस पर विपुल बोला, नहीं तो मैं तो सो गया था। तो इस पर हरीश बोला, मैं भी तो सो गया था, बाहर निकला ही नहीं मैं। आज तक दोनों को ये बात समझ में नहीं आई कि उस रात उस जगह पर उन्हें कौन पुकार रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 3 बजे का वक्त, वो वक्त जिसमें शैतानी शक्तियों की शक्ति सबसे ज्यादा अधिक होती है। साथ ही साथ इस वक्त को हमारे गांव में शैतानी वक्त भी कहा जाता है। अगर आप भूत प्रेत को मानते हैं
तब तो आपको इस वक्त के बारे में पता होगा, लेकिन अगर आप भूत प्रेत को नहीं मानते तो जरा रात के 3 बजे घर से बाहर निकलने से पहले ये सोचकर बाहर जाइएगा कि कहीं कोई बाहर आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था आज से लगभग 15 साल पहले, जब मैं अपने गांव से दूर दूसरे गांव में शिफ्ट हुआ था। वो भी इसलिए क्योंकि मेरी नौकरी उस गांव के एक बड़ी सी फैक्ट्री में लगी थी। मेरी नौकरी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक की थी। मैं फैक्ट्री पैदल ही आना जाना किया करता था क्योंकि मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मैं इस गांव में नया आया था, तो मेरे पास ना तो साइकिल थी और ना ही कोई अन्य साधन। भाड़े का एक घर लेकर मैं अकेले ही उसमें रहा करता था और नौकरी किया करता था। मेरे घर से फैक्ट्री लगभग 45 मिनट की दूरी पर थी। एक रात ठीक मैं जब 9 बजे फैक्ट्री से काम खत्म करके बाहर निकला तो बाहर बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। बिन मौसम बरसात को देखकर मैं काफी हैरान हुआ कि मैं घर कैसे जाऊंगा, मगर उस वक्त बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। तो मैंने अपने मन ही मन में कहा, बारिश तेज होने से पहले जल्दी जल्दी घर चला जाता हूँ। इतना बोलकर मैं जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर जैसे ही मैं चलकर आधे रास्ते तक पहुंचा तो वही बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। अचानक बारिश के तेज होते ही मैं एकदम से चौंक गया कि अब मैं क्या करूं। जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उस रास्ते पर दूर दूर तक ना तो मुझे कोई दुकान दिख रही थी और ना ही कोई इंसान। बस रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ और एक छोटा सा घर दिख रहा था। मगर मैं लगभग 1 हफ्ते से इस रास्ते पर आना जाना कर रहा हूं, मगर मैंने आज तक उस घर को किसी भी तरह से नहीं देखा था। खैर, बारिश भी काफी तेज हो गई थी और साथ ही साथ बिजली भी काफी तेज गरज रहे थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना बारिश रुकने तक उसी घर में रुका जाए। इतना सोचकर मैं उस घर के दरवाजे के पास गया तो उस घर के दरवाजे के पास मैंने देखा कि घर का दरवाजा आधा खुला हुआ है। पहले पहले तो मैंने सोचा कि शायद घर में कोई होगा, मगर 2-3 बार आवाज लगाने पर भी मुझे घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं दरवाजा खोलकर धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर के अंदर का माहौल एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। घर के अंदर इतने अंधेरे को देखकर मैंने अपने जेब से लाइटर निकालकर जलाया। लाइटर की हल्की रोशनी में घर के अंदर का माहौल ऐसा लग रहा था कि मानो इस घर में काफी महीनों से कोई रहता ना हो। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस बारिश के रुकने का इंतजार करना है। बारिश के कारण मैं काफी भीग गया था और अब मुझे ठंड भी लगनी शुरू हो गई थी। तो मैंने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके घर के बारामदे में आग जलाई और घर के मेन गेट को बंद करके आग के पास चुपचाप बैठ गया। तो आग के पास बैठने से मुझे काफी राहत मिल रही थी। मेरे बैठे लगभग 2 घंटे बीत गए, मगर बारिश अब भी नहीं रुकी। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अब बारिश आज नहीं रुकेगी लगता है। मुझे भी भीग कर ही जाना होगा या पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी। मैं इतनी बारिश में भीग कर घर नहीं जाना चाहता। तो मैंने तय किया कि मैं पूरी रात इसी आग के पास बैठकर गुजार लूंगा, जिसके बाद मैं चुपचाप आग के पास बैठा रहा। कुछ देर बैठने के बाद मुझे हल्की नींद आने लगी। धीरे धीरे मुझे काफी नींद आने लगी। अभी मैं सोने ही वाला था कि तभी मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज इस तरह से आ रही थी कि मानो कोई बाहर से चलते हुए घर के करीब आ रहा हो। उस पैर की आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि कहीं घर का मालिक चलकर तो नहीं आ रहा। अगर घर का मालिक होगा तो मुझे देखकर क्या सोचेगा कि उसके घर में मैं बिना पूछे कैसे अंदर आ गया। एक बार को तो मैंने सोचा
कि मैं कहीं छुप जाता हूँ, मगर फिर दूसरे ही पल मैंने अपने मन ही मन में कहा कि अगर मैं छुप जाऊंगा तो कहीं वो आदमी मुझे चोर समझकर मारने लग जाएगा। ये सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। चलते चलते वो आदमी मेन गेट को खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ और मुझे देखने लगा, मगर कुछ देर देखने पर भी उस आदमी ने मुझे बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। उस आदमी के इस बर्ताव से मैं जहां हैरान हुआ, 2-3 मिनट अंदर बिताने के बाद वो आदमी वापस से चलते हुए मेरे पास आया और आग के पास आकर बैठ गया, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, आप इस घर के मालिक हैं क्या? इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर कुछ देर चुप रहने के बाद उस आदमी ने कहा, आप यहाँ बारिश से बचने के लिए बैठे हैं क्या? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर उस आदमी ने कहा, इस घर के मालिक की मौत कुछ महीनों पहले ही हो गई है। वो उसका बेटा शहर में काम किया करता था और वो अकेले ही इस घर में रहता था। उसकी पत्नी की मौत काफ़ी सालों पहले ही हो गई थी। बस बाप बेटे ही थे। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि उसके बेटे के शहर में एक्सीडेंट होकर मौत हो गई है। ये खबर वो बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने घर के पीछे वाली तालाब में जाकर खुदकुशी कर ली। तब से उस आदमी की आत्मा इधर उधर भटकते रहती है। तभी कोई लोग रास्ते पर देख लेते हैं तो कभी उसकी आत्मा तालाब के किनारे दिख जाती है। अब हम दोनों को बात करते हुए लगभग 2 घंटे बीत गए थे, मगर मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी जैसे भीग कर आया था अभी भी वैसे ही भींगा हुआ है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? 2 घंटे आग के पास बैठने पर भी वो आदमी इतना भींगा हुआ कैसे था? शरीर अभी तक क्यों नहीं सूखा? उस आदमी के शरीर से पहले जैसे ही पानी टपक रहा था उसी तरह अभी भी पानी टपक रहा है और अजीब सी सड़ी हुई सी गंध भी आ रही थी उस आदमी के शरीर से। ये बात उस आदमी से पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे शरीर का पानी कभी भी नहीं सूखेगा। मगर मेरे ऐसा क्यों पूछने पर उस आदमी ने अपने चेहरा मेरी ओर घुमाया तो उस आदमी का चेहरा देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। साथ ही साथ उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से गला हुआ नजर आ रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने भारी सी आवाज में कहा, मैं इस घर के मकान मालिक हूं और मैंने 6 महीने पहले आत्महत्या कर ली है, मगर तू बिना पूछे मेरे घर में आया तो अब तुझे इसकी गलती की सजा अपनी मौत से चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। मैं जोर जोर से चीख रहा था, मगर दूर दूर तक कोई घर ना होने के कारण मेरे चीखने का कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा था कि तभी मैं जोर जोर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगा, जिससे वो भूत मुझे छोड़कर एकदम से गायब हो गया और मैं बारिश में भीगता हुआ वहां से भागकर गांव अपने घर आ गया। बाद में इस बारे में गांव वालों से बात करने पर पता चला कि वो आदमी थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान था। वो अपने घर में किसी को भी आने नहीं देता था। अकेले रह रहकर उसे अकेलेपन की आदत हो गई थी और आज भी कोई गलती से भी अगर उसके घर में चला जाता है तो उसकी आत्मा उसे मार डालती है, जिसके बाद से मैं भूल कर भी आते जाते वक्त उस घर की तरफ नहीं देखता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। शाम के 6 बज रहे थे। अंधेरा काफी हद तक हो चुका था। ऊपर से उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान सा हो जाया करता था। हालांकि मौसम बरसात का था, जिस कारण ऐसे भी लोग घर से काफी कम निकला करते थे। खैर, उस समय मेरी उम्र महज 20 वर्ष की थी।
साथ ही साथ उन दिनों मैं भूत प्रेत और काला जादू इन बातों पर विश्वास नहीं किया करता था, और शायद यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे कहाँ पता था कि जो चीज आंखों से ना दिखती हो उसका भी अस्तित्व इस दुनिया में है। खैर, हर शाम की तरह मैं घर से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तभी मेरा एक दोस्त राकेश चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे बगल में आकर बैठ गया। और उसके बैठते ही मैंने राकेश से कहा, क्या यार राकेश, तू कल नजर नहीं आया? सब कुछ तो ठीक है ना? इस पर राकेश ने कहा, हाँ यार सब तो ठीक है, लेकिन तुझे विक्रम काका के बारे में कुछ पता है? विक्रम काका हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। जिस पर मैंने राकेश से कहा, क्या हुआ विक्रम काका को? इस पर राकेश ने बताना शुरू किया, तुझे तो पता ही होगा, कुछ दिनों पहले विक्रम काका और हरिया काका के बीच में कुछ लफड़ा हुआ था। तब से विक्रम काका के घर पर कुछ न कुछ अनहोनी होती जा रही थी। कल रात को विक्रम काका के बेटे सुमित ने खून की उल्टियां की और आज हॉस्पिटल में भर्ती है। लोगों का कहना है कि लफड़ा होने के बाद हरिया काका ने गांव के बाहर रहने वाले काली तांत्रिक के काला जादू की मदद लेकर ये सब करवाया है। तुझे क्या लगता है, गांव वाले ठीक बोल रहे हैं? इस पर मैंने कहा, मैं तो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरी बात सुनकर राकेश ने कहा, लेकिन ये सच है, मैंने काली तांत्रिक के बारे में काफी सुना है। वो तांत्रिक इतना भयानक है कि वो काफी सारी आत्माओं को अपने वश में रखता है। इस पर मैंने कहा, तो चल आज रात को देखकर आते हैं कि काली तांत्रिक है क्या। जिसके बाद तय हुआ कि आज रात को हम दोनों जाकर देखेंगे कि माजरा क्या है। सारी बात तय हो जाने के बाद मैंने राकेश से कहा, राकेश आज रात ठीक 11 बजे मैं यहीं पर तेरा इंतजार करूंगा। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। घर आकर मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। लिहाजा अभी भी हमें वहां जाने में 4 घंटों का समय था। रात का खाना पीना खाने के बाद 9 बजे तक सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लिहाजा मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे इंतजार था तो बस 11 बजने का। 2 घंटे 2 महीने की तरह कटाने के बाद ठीक रात के 11 बजे मैं अपने बिस्तर पर से उठा और धीरे धीरे घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही घने अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। इतना घना अंधेरा देखकर मैंने अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई तो आसमान में भी चांद का कोई अता पता नहीं था। शायद वो अमावस की रात थी। घने काले अंधेरे के बीच पूरा गांव एकदम सा वीरान लग रहा था कि मानो ये गांव इस दुनिया में ही ना हो। खैर, मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था जो इस घने अंधेरे में मेरे काफी काम आने वाला था। तो मैं टॉर्च जलाकर गांव के पीपल के पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगा जहां मैंने राकेश को आने के लिए कहा था। चारों तरफ इतना घना अंधेरा फैला हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। साथ ही साथ पूरे इलाके को सन्नाटे ने तो पूरे कब्जे में ले लिया था। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें इस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, कुछ देर पैदल चलने के बाद मैं गांव के पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां पहुंचकर मैंने देखा कि राकेश पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है। तो मैं चलकर सीधे राकेश के पास गया और कहा, अरे राकेश आ गया तू? इस पर राकेश ने कहा, हाँ आ गया हूं मैं, अब चल जल्दी वहां चलते हैं। जिसके बाद हम दोनों गांव के बाहर उन जंगलों की तरफ चलते बने जिधर वो काली तांत्रिक रहता था। घड़ी घड़ी रात गंभीर होती जा रही थी। साथ ही साथ रात का कालापन और भी बढ़ता ही जा रहा था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया।
साथ ही साथ वो काली बिल्ली रास्ता काटते वक्त हमें देखकर काफी गुर्रा भी रही थी। उस बिल्ली के रास्ता काटते ही राकेश एकदम से रुक गया, तो उसे अचानक इस तरह से रुकता देख मैंने कहा, क्या बात है राकेश, तू अचानक रुक क्यों गया? इस पर राकेश ने कहा, तूने देखा नहीं, उस काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, अब हमारा आगे जाना ठीक नहीं होगा, चल घर चलते हैं। मैं ये सब बेतुकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, जिस पर मैंने कहा, ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है तू, ये सब कुछ नहीं होता, चल आगे बढ़ते हैं। राकेश किसी भी हालत में आगे जाने को तैयार नहीं था, मगर मेरे लाख जिद करने पर राकेश को मेरी जिद के आगे हारना ही पड़ा और उसे मेरे साथ जाना ही पड़ा। अब रात और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। कुछ देर पैदल चलने के बाद हम लोग गांव के बाहर उस जंगल के करीब पहुंचे जहां वो तांत्रिक रहता था। वो जंगल रात के वक्त काफी घना और अंधेरे में डूबा हुआ नजर आ रहा था। पूरा जंगल इस तरह सन्नाटे में घिरा हुआ था कि मानो जंगल में जीव जंतु उस काली तांत्रिक के डर से ही कहीं छुपकर बैठे हों। खैर, हम चलकर उस जंगल के अंदर दाखिल हुए, तो उस जंगल के अंदर दाखिल होते ही डर के मारे राकेश का चेहरा पूरी तरह से सूखने लगा। तो इस पर मैंने राकेश से कहा, अरे राकेश, कहाँ है वो काली तांत्रिक? इस पर राकेश ने काफी दबी हुई आवाज में कहा, जंगल के थोड़ा और अंदर चल। जिसके बाद हम जंगल के अंदर जाने लगे। कुछ अंदर जाने के बाद मुझे अचानक कुछ आवाजें सुनाई पड़ने लगी। वो आवाज ऐसी थी मानो जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तो उस आवाज को सुनकर हम तेजी से उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगे और जैसे ही हम उस आवाज के करीब पहुंचे तो हमारा होश उड़ गए और हमारा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उस आवाज के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि सच में एक तांत्रिक वहां बैठकर मंत्र पढ़ रहा है और उसके अगल बगल 2-3 लोग खड़े हैं, मगर उन सभी लोगों का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। साथ ही साथ उन सभी लोगों की आंखें भी गायब थीं। अभी मैं उन लोगों को देखकर कांप ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि उन लोगों में से एक आदमी हूबहू राकेश की तरह दिख रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश तो मेरे पास में ही खड़ा है। ये सोचकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें अपने बगल में खड़े राकेश की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब मेरे बगल में खड़े राकेश का भी चेहरा उन लोगों की तरह जला हुआ दिखाई पड़ने लगा था। मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर मुझे इतना जरूर पता चल गया था कि भले मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन भूत प्रेत सच में होते हैं। कि तभी मेरे बगल में खड़ा वो शख्स मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मैं जानता था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और साथ ही साथ वो भूत अब मुझे मार डालेगा। ये सोचकर अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी मेरे बगल में खड़े उस भूत ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर उस भूत की शक्ति के आगे मैं एक जिंदा लाश की तरह मालूम पड़ रहा था। कि तभी वो काली तांत्रिक भी मेरी ओर आगे बढ़ने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और बचने की उम्मीद खो चुका था। कि तभी पता नहीं कहां से वहां असली वाला राकेश आ गया और वो आते ही उन सभी भूतों पर गंगाजल छिड़कने लगा। तो उसके गंगाजल छिड़कते ही वहां मौजूद तांत्रिक समेत सभी भूत हवा में धुआं हो गए। जिसके बाद मैं राकेश के साथ भागता हुआ अपने गांव पहुंचा और सभी गांव वालों को जगाकर पूरी बात बताई। जिस पर हमारे गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह तो काफी दिक्कत वाली बात है,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक एक करके गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। हमें अभी के अभी गांव के पंडित जी के पास जाना होगा। बुजुर्ग चाचा की बात सुनकर हम सभी लोग पंडित जी के पास जाने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद पंडित जी ने हमारे गांव के सभी लोगों को भभूत दिया और हमेशा अपने पास रखने को कहा ताकि वो काली तांत्रिक और सभी भूत हम सबका कुछ ना कर पाए। जिसके बाद सब कुछ ठीक ठीक चलने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।